हेलो स्टूडेंट, कुमार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे कि कल का जो लेक्चर था, वैसे तो ये ऑफलाइन क्या बोलते हैं इसको, रिकॉर्डेड वीडियो है क्योंकि आज संडे है तो ऑफलाइन छुट्टी हुई है, तो इसलिए हम क्या करें, हम लोग ऑफलाइन वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी टाइम की बचत होगी और हम लोग की भी टाइम की बचत होगी। सारी चीज़ें समझाई जाएंगी मगर क्या होगा, वो ऑफलाइन के माध्यम से जाएंगे, यानी अपलोडेड वीडियो ये होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा वो क्या होता है, ऑनलाइन वाली फीलिंग तो नहीं आएगी मगर सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें क्या हुआ था कि सारी चीज़ें हो गई थी, बस 2-4 इंस्ट्रूमेंट थे जो बच्चे रह गए थे। तो उसके आज से आज हम लोग स्टार्ट करें, उसके आगे से क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बच गई हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती हैं, तो उसको आज हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो पहला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, सिंपली भाषा में। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में ये कैसा एकमात्र उपकरण है जिसमें क्या होता है, कैसे डैम्पिंग प्रयोग की जाती है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रयोग की जाती है। ठीक है, एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कौन सी डैम्पिंग प्रयोग की जाती है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, और कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसमें क्या हो, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग किया हो। तो लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ क्या है, ये क्या होता है, वेरी हाई वोल्टेज, या फिर सिंपल भाषा में इसको हटा के लिख देते हैं क्या, अल्ट्रा लेवल की वोल्टेज, अल्ट्रा लेवल वोल्टेज मापता है। यह क्या करता है, एसी या डीसी दोनों के हाई लेवल वोल्टेज को, दोनों के वोल्टेज को मापता है। यानी एसी या डीसी दोनों के, जो एसी वोल्टेज है या डीसी वोल्टेज है, दोनों को क्या करता है, ये मापता है। इसमें देखिए जो डिफ्लेक्शन होता है, यानी जो थीटा बोलते हैं डिफ्लेक्शन, यानी क्या, नीडल जब भी करता है एंगल को सेंस करता है, ना कि उस पर लिखे मेजरमेंट को। तो जो थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है। यानी इस हिसाब से देखें तो इसका जो स्केल बनेगा, यानी जो स्केल बताए थे इस पर जो खींची रहती है, वो क्या बनता है, नॉन यूनिफॉर्म बनता है। स्केल जो होता है, स्केल इसका नॉन यूनिफॉर्म बनता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल बनता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट वोल्टमीटर से इतना ही ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको हाई वोल्टेज के लेवल को मापना है तो इसका प्रयोग करेंगे। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं, यह हिंदी में लिख देते हैं, यह अट्रैक्शन या रिपल्सन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है, मगर यही ध्यान देने वाली बात है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन किस में काम कर रहा था, मूविंग आयरन में भी काम कर रहा था। यानी जो अट्रैक्शन या रिपल्सन थे वो मूविंग आयरन में भी काम कर रहे थे, मगर जो मूविंग आयरन था उसमें अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहे थे मैग्नेट के। ठीक है, चुंबक के अट्रैक्शन या रिपल्सन के कारण उसमें क्या था, चुंबक का अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा था, उसके सिद्धांत पे काम कर रहे थे। इसका जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, दो आवेशित पिंड के द्वारा, पिंड यानी बॉडी, टू आवेशित बॉडी लिख देते हैं या निकाय लिख देते, सिंपल पिंड लिखते हैं, पिंड मतलब बॉडी होता है। ठीक है, दो आवेशित पिंड के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन होता है, उस पर काम करता है। ठीक है, दो आवेशित पिंड के अट्रैक्शन या रिपल्सन पर कार्य करता है।
आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतने इंपॉर्टेंट टाइप के क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें। अब अल्ट्रा हाई वोल्टेज में यानी क्या हो सकता है, मेगा वोल्ट में हो सकता है। ठीक है, अधिकतर अल्ट्रा हाई वोल्ट में तो क्या किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट, इन सब के रेंज के जो वोल्टेज हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर द्वारा क्या हो जाएंगे, मापे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या है, फ्रिक्वेंसी मीटर है। फ्रिक्वेंसी मीटर देख लेते क्या होता है। 2-3 पॉइंट है छोटे छोटे जो बहुत पूछे जाते हैं। फ्रिक्वेंसी मीटर, फ्रिक्वेंसी UENCY, फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति मापन यंत्र। फ्रिक्वेंसी मीटर, आवृत्ति मापन यंत्र। पहला चीज, यह जो भी रीडिंग देगा किस में देगा, हर्ज में रीडिंग देता है, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज, इसकी डैम्पिंग कैसी होती है, हम सिंपल बताए थे कि अगर PGIT है तो एडी करंट, फ्लूइड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जितने भी बच गए सारे वो किस में आ जाते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में। यानी फ्रिक्वेंसी मीटर जो है वो बचे हुए इंस्ट्रूमेंट में से, यानी इसका प्रयोग कहाँ होगा, यानी डैम्पिंग कौन सा डैम्पिंग प्रयोग होगा, तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग होता है, ठीक है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात है, ये क्या होता है, हाफ फ्रिक्वेंसी से, हाफ हर्ज या फिर हाफ साइकिल से, हाफ चक्र से कम की फ्रिक्वेंसी नहीं माप सकता। ठीक है, यानी इतना संवेदनशील नहीं है कि एक चक्कर नहीं, आधे चक्र से कम की मान की अगर फ्रिक्वेंसी हो तो इसको क्या कर सकता है, ये मापन नहीं कर सकता। यही क्या है, इसकी हानि है। यानी उतना ये संवेदनशील में नहीं होता है कि वो क्या करे, आधे फ्रिक्वेंसी से कम को, आधे चक्र की फ्रिक्वेंसी से भी क्या करे, कम को माप सके। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया फ्रिक्वेंसी मीटर। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो लिखवा दिए, सही है। चलिए इतना हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। अब आते हैं थोड़ा ये हो गया, एक फ्लक्स मीटर है। फ्लक्स मीटर में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिखवा देते हैं। बस 2-3 पॉइंट है। इसको फ्लक्स कर देते हैं, फ्लक्स मीटर, अरे सॉरी करें, फ्लक्स मीटर, पावर फैक्टर मीटर। फ्लक्स मीटर क्या करेगा, फ्लक्स मापेगा, पावर फैक्टर मीटर। पहला कार्य जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, इसका काम क्या होगा, पावर फैक्टर का मापन करना। इसका काम पावर फैक्टर का मापन करना होता है। ठीक है, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कंट्रोलिंग नहीं होते हैं। ठीक है, एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग का प्रयोग नहीं होता है। इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क का प्रयोग नहीं होता है। और मैगर में क्या देख रहे थे, स्प्रिंग से ना, ग्रेविटी से किसी से कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं रहता, बल्कि किससे दिया जा रहा था, कॉइल से दिया जा रहा था। ठीक है, तो वो भी वहाँ पे वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है। तीसरा, इसमें डैम्पिंग कौन सा प्रयोग होगा, तो बचा हुआ जितने किस में आएंगे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग होता है। इतने 3 पॉइंट पावर फैक्टर मीटर से इंपॉर्टेंट है।
क्या होता है, पावर फैक्टर मापने का काम करेगा, जैसा कि नाम ही है तो पावर फैक्टर मापेगा ही मापेगा। दूसरा, इसमें कोई कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है। बहुत क्वेश्चन पूछा गया, यूथ उठाएंगे तो क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें कंट्रोलिंग टॉर्क का प्रयोग ही नहीं होता है, तो वो कौन सा है, पावर फैक्टर मीटर। इसमें कौन सी डैम्पिंग का प्रयोग होता है, तो बचा हुआ सारी चीज़ को लॉ कहाँ किस में फेंकना है, एयर फ्रिक्शन में, तो क्या हो जाएगा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ लेते हैं हम, सीआरओ पढ़ लेते हैं, फिर सिंगल फेज एनर्जी मीटर पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले सीआरओ देख लेते हैं। सीआरओ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से सवाल तो नहीं आते मगर कंस्ट्रक्शन हल्का सा आइडिया दे देंगे क्या होता है। CRO, ठीक है, CRO का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, लिख देते हैं यहाँ पे, इसी से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसके नाम से क्लियर हो रहा है, यानी ऐसा उपकरण है जो क्या कर रहा है, कैथोड से जो किरण निकल रही है उसको ऑसिलोस्कोप कर रहा है। ऑसिलोस्कोप मतलब क्या होता है, किसी उस पर क्या बोलते हैं, किसी स्कोप मतलब जैसे होता है बायोस्कोप होता है, बाइनोकुलर होता है, वो सब सारी चीज़ें, यानी उसको क्या होता है, किसी पट्टी पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, जो रे निकल रही, उस रे का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उसका प्रवृत्ति कैसा है, सारी चीज़ों को क्या किया जा रहा है, उस पर दिखाया जा रहा है, किसी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ होता नहीं है, सिंपल एक टॉर्च नुमा एक कंस्ट्रक्शन होता है, सिंपल भाषा में समझा देते हैं क्योंकि आप लोग को बेसिक बस है। तो इस पर क्या होता है, ये स्क्रीन होता है, ऐसे ग्राफ अगर आप खोलेंगे, सीआरओ तो देखे नहीं होंगे। ठीक है, सीआरओ हॉस्पिटल सब में प्रयोग किया जाता है, जो ग्राफ दिखाता है, जो हार्ट बीट ये सब दिखाता है, वो सब अधिकतर सीआरओ होते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या होती है, ऐसे रहेगी तो एक लाइन ऐसे जो मिलती है, एसी मिल गई यहाँ पे। तो ये जो स्क्रीन है किसकी कोटिंग होती है, फॉस्फर की कोटिंग होती है। ठीक है, पूछता है कि कोटिंग किसकी की जाती है स्क्रीन पे, तो फॉस्फर की कोटिंग की जाती है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ कैथोड से कोई भी चार्ज इससे टकराते हैं तो यहाँ पे क्या निकलता है, लाइट निकलती है, और वो लाइट जो होती है वो लाइट वहीं पे निकलेगी जिस कलर का, जैसे यहाँ पे है चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे टकराते जाएगा, ऐसे ऐसे टकरा रहा है, ऐसे ऐसे टकराते जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसी जगह पे क्या होगी, बस लाइट का उत्सर्जन होगा, और जब प्रकाश की उत्सर्जन होगी तो ये क्या होगा, ये रे हमको दिखेगी। ठीक है, तो उसी रे को दिखाने के लिए हम फॉस्फर का प्रयोग करते हैं। हर जगह फॉस्फर का P11 P24 सब अलग अलग होते हैं, मगर सिंपल याद रखिएगा कि फॉस्फर की कोटिंग की जाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कैथोड होता है, यहीं से एक इलेक्ट्रॉन गन निकली होती है, फिर यहाँ पे सारी प्लेटें लगी होती हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेट, अगर ऐसे सॉरी अगर ये हॉरिजॉन्टल ऐसे एक हॉरिजॉन्टल प्लेट लग गई, फिर अगर ये सीधी लग गई, ये तो ऐसे ऐसे लगी हुई है तो हॉरिजॉन्टल प्लेट हो गई, ऐसे लग गई तो वर्टिकल प्लेन हो जाएंगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन, तो दो प्लेनें पाई जाती हैं। एक सिंपल अगर ऐसे लग गई हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन। इनका काम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर इधर उधर टकराते हैं, इनको टकरा कर क्या करते हैं, सीधे स्क्रीन पर भेजने का काम करती हैं। फिर यहाँ पे कहीं जनरेटर भी लगा होता है, स्विच जनरेटर, सब सारी चीज़ें लगी होती हैं, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की गति को बढ़ाने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन निकलता कहाँ है, इलेक्ट्रॉन गन से। ठीक है, अभी वो सारी चीज़ें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन गन ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं किस चीज़ की बनी होती हैं, किस चीज़ से कैथोड बना होता है, वो सब सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है जो पूछा जाता है, यहाँ पे स्क्रीन पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन गन, कैथोड पूछा जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेट वर्टिकल प्लेट होता है। तो सिंपल छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, टॉर्च नुमा रहेगा। वैसे दिखने में आपको टॉर्च नुमा लग रहा है, मगर वहाँ पे देखेंगे तो आपको एक डिब्बा दिखेगा। ठीक है, जैसा कि देखते होंगे कि जिससे आपको हार्ट बीट पल्स रेट सब मिलता रहता है, तो वही डिब्बा सिंपल भाषा में सीआरओ होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कैसा उपकरण है, सिंपल भाषा में ये क्या है, डिजिटल उपकरण है, डिजिटल ही है ना, डिजिटल होगा ये क्या है, सीआरओ क्या है, डिजिटल उपकरण है। सबसे पहली बात ये क्या है, डिजिटल उपकरण है। ये क्या करता है, सारी लीनियर चीज़ें, जितनी भी रेखीय चीज़ है उसी को मापता है। ठीक है, जितने भी रेखीय राशि होंगे बस केवल उन्हीं को मापेगा। वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गई, इन सारी चीज़ों को, फेज शिफ्ट हो गया, फेज कलांतर कितने, सब सारी चीज़ों को मापता है। मगर पावर क्या है हमारा, अरेखीय है, तो उसको मापने का काम नहीं करता। यानी
यह रेखीय उपकरण है यानी यह सारे रेखीय राशि को मापता है। ठीक है, क्या करेगा? सारी जो रेखीय राशि है बस उनको मापने का काम करेगा, जैसे वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ठीक है, फेज शिफ्ट, फेज कितना घिसका या कितना कलांतर हुआ, फेज, PHASE, फेज शिफ्ट, फेज एंगल यानी कलांतर इत्यादि सारी चीज़ों को मापने का काम करता है। ये देखिए क्या हुआ, सारी चीज़ों को मापने का काम कर दे रहा है, लेकिन यह पावर को नहीं माप सकता। क्यों नहीं माप सकता? क्योंकि पावर अरेखीय राशि है, यानी ये लीनियर राशि नहीं है, और हमको पता है कि सारी क्या रखता है, रेखीय, यानी लीनियर राशि को ही मापता है। लीनियर अरेखीय यानी नॉन लीनियर राशि है, इसीलिए क्या होता है, यह पावर को नहीं मापता है। कौन? CRO। ठीक है, जितनी भी सारी चीज रेखीय उन सबको तो माप दिया, पावर क्या है, अरेखीय, इसलिए क्या करता है, CRO को ये नहीं मापता है। अब देखिए कल क्वेश्चन आया था कि सर जी पीक जो वैल्यू है वो कौन माप सकता है? ठीक है, तो यही माप सकता है। ये देखिए क्या माप सकता है, पीक वैल्यू हो, RMS वैल्यू हो, एवरेज वैल्यू हो, ठीक है, DC वैल्यू हो, AC वैल्यू हो, कोई भी हो, यही माप सकता है। पीक टू पीक की भी बात होगा तो, यानी शिखर से शिखर मान तक, पीक टू पीक, यही एक्सेट्रा कौन माप सकता है? केवल और केवल CRO। सारी चीजें कौन माप दे रहा है? CRO माप दे रहा है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, CRO के, इसलिए पॉइंट में करके लिखवा दिए। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो गई। चलिए ये हो गया, इसको हटा देते हैं या नीचे भी लिख देते हैं। इसका कैथोड जो होता है किसका बना होता है? बहुत पूछता है कि यानी कैथोड मतलब जहां से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलना हो रहा है, ठीक है, वो किसका बना होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रही है तो कैथोड से निकल के, क्योंकि कैथोड रे नाम पढ़ा है ऑसिलोस्कोप में, तो कैथोड से निकलकर बाहर निकल रही है, यानी उत्सर्जन कहाँ से हो रहा है? कैथोड से हो रहा है। तो कैथोड जो होता है वो अधिकतर निकल का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? निकल का बना होता है। ठीक है, और ऊपर लिखते हैं थोड़ा 2-3 पॉइंट और है इंपॉर्टेंट जो है, इसको बता दें। कैथोड निकल, कैथोड या सिंपल भाषा में कैथोड ग्रिड लिख दें। ग्रिड यानी इलेक्ट्रोड जो होता है, ग्रिड जो होता है वो निकल का बना होता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए स्क्रीन पर किसकी कोटिंग की जाती है बताए थे? तो स्क्रीन पर फॉस्फर की कोटिंग की जाती है। सिंपल भाषा में फॉस्फोर लिखिए। अब फॉस्फोर कई टाइप के होते हैं जो अलग अलग कलर के प्रयोग किए जाते हैं। तो फॉस्फोर की सिंपल भाषा में बस आपको इतना पूछेगा किसकी कोटिंग की जाती है, तो फॉस्फोर की कोटिंग की जाती है। क्यों जाती है फॉस्फोर की? क्योंकि इसका यह गुण होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन फॉस्फोर से टकराएगा तो उसमें से क्या निकलेगी? करंट, प्रकाश का उत्सर्जन होगा। इसलिए इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको हटा देते हैं। अब इसमें पूछता है कि सीआरओ में कौन सी फोकसिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें पूछता है कि सीआरओ में किस चीज की फोकसिंग का प्रयोग किया जाता है। तो फोकसिंग बता देते हैं।
इसमें सीआरओ में जो होता है, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे नहीं दैनिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीआरओ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग क्या है, ऐसी फोकसिंग है जो आपको ग्राफ बनाने में मदद करेगा। ग्राफ मतलब किसी स्क्रीन पे आपको ग्राफ चाहिए, ठीक है, आप किसी स्क्रीन पे ग्राफ बनाए तो ऐसा मिल गया या फिर ये मिल गया, ठीक है। तो इसमें आपको फिगर नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको चित्र नहीं दिखाई दे रहा है, बस क्या मिल रहा है आपको, ग्राफ मिल रहा है। तो जहाँ ग्राफ की बात होती है स्क्रीन पे, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर आपको चित्र चाहिए होता है, ठीक है, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे चित्र चाहिए होता है, यहाँ पे तो सीआरओ में तो स्क्रीन पे कभी चित्र नहीं दिखेगा आपको, केवल ग्राफ और ग्राफ दिखेंगे, लाइन दिखेंगे, सर्कल दिखेगा, फलाना ढिमकाना दिखेगा, मगर कभी भी चित्र नहीं दिखता है, ठीक है। जो हॉस्पिटल में देखे होंगे कभी वहाँ पे आप टीवी दिखते हैं, फिल्म चलती है, फोटो दिखता है, नहीं दिखता है, केवल क्या होता है वहाँ पे ग्राफ पे चल रहे थे, कुछ डिजिट लिखा होता है, फलाना ढिमकाना होता था, मगर चित्र कभी नहीं दिखाता है। तो उस जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जहाँ पर हमको चित्र की जरूरत पड़ती है, जैसे टीवी हो गया, ठीक है, डीवीडी हो गया, समझ में आया, डीवीडी में कहाँ दिखेगा, टीवी हो गया, ठीक है। और बहुत बहुत क्या होती है, मोबाइलें होती हैं, तो अगर मोबाइल में अगर चित्र दिख रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे वहाँ पर, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोकसिंग, ठीक है, का प्रयोग टीवी में होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फोकसिंग का प्रयोग टीवी में क्यों हुआ, क्योंकि हमको चित्र चाहिए वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर टीवी में कभी ग्राफ नहीं दिखता है, सारी फिल्में चलती हैं, ठीक है, तो टीवी का प्रयोग होगा। और ये कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, वहाँ पर दोनों चलेगा, क्योंकि कभी कभी हमको ग्राफ से काम होता है, कभी कभी हमको क्या होता है फिल्म लगा दें तो फिल्म चलने लगा, ठीक है। यानी जो कंप्यूटर होते हैं या फिर लैपटॉप हुए, मोबाइल हुए, उन सब चीज़ों में क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग दोनों का प्रयोग होता है। क्योंकि अगर फिल्म देख रहे हैं मोबाइल में या लैपटॉप में या पीसी में, पर्सनल कंप्यूटर में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग, या फिर कोई क्या होता है हाई लेवल का काम हो रहा है, जो ग्राफ व्राफ बनते हैं, जैसे मार्केटिंग ये सब चलती है, ग्राफ व्राफ बनाते हैं, सेंसेस निफ्टी ये सब देखते हैं, तो ग्राफ के जरिए देखते हैं, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग यूज़ कर लिए, ठीक है। आयुष समझ में आया होगा। ये क्या था हमारा, सीआरओ चल रहा था, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, तब वो समझ में आ गया होगा आई होप सीआरओ क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सारी पॉइंटें लिखवा दी गई हैं। ये याद रखिएगा, अरेखीय रेखीय वाला क्या मापता है, क्या नहीं मापता है, ये सब अधिक पूछता है, किसकी कोटिंग होती है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिंगल फेज एनर्जी मीटर का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो क्या बनाते हैं, सिंगल फेज एनर्जी मीटर का बना लेते हैं। ठीक है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा पार्ट समझा देंगे, क्योंकि पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये है एक ये शंट मैग्नेट बना देते हैं, सिंपल भाषा में इस पर बाइंडिंग कर दिए, ठीक है। ये शंट मैग्नेट बना दिए, सिंपल भाषा में बाइंडिंग यहाँ पे हो गया। और एक नीचे मैग्नेट बना देते हैं, ये बाइंडिंग हुई है, एक कोर इस पे बाइंडिंग हुई है, तभी ये क्या हुआ है मैग्नेट बना हुआ है, ठीक है। ये मैग्नेट बन गया यहाँ पर। अब क्या करते हैं, नीचे एक बेरिंग लगाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं ज्वेल बेरिंग बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, बॉल बेरिंग ज्वेल बेरिंग में अंतर क्या होता है,
छोटे उपकरण के लिए जो बेरिंग प्रयोग की जाती है उसको क्या बोलते हैं, ज्वेल बेरिंग, यानी छोटे लोड पड़ा हुआ है उस पर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर भारी लोड पड़ा हुआ है तो उसके हिसाब से उसकी बेरिंग भी क्या होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसके लिए बॉल बेरिंग का प्रयोग करते हैं, जैसे मोटरों में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हल्की फुल्की रोटेशन, हल्का फुल्का उस पर क्या लगा, अगर फ्रिक्शन लगेगा, बोझ है, तो उस पर कौन सा प्रयोग करते हैं, ज्वेल बेरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा प्रयोग करते हैं, ज्वेल बेरिंग का, ज्वेल बेरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बेरिंग क्यों लगा है, क्योंकि इसी से होते हुए हमारा क्या करेगा, निडिल इसी पे क्या होगा, घूमेगा। ठीक है, निडिल हमारा इसी पे घूमेगा। अब क्या करते हैं, बीच में एक डिस्क लगा देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम डिस्क लगाते हैं। ठीक है, एक बीच में क्या कर देते हैं, एल्युमिनियम की डिस्क लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्रेक मैग्नेट लगा देते हैं। ये क्या होता है, एक ब्रेक मैग्नेट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एल्युमिनियम डिस्क होती है, डिस्क होती है। समझ में आया, ये क्या है, ज्वेल बेरिंग हो गई। ये क्या है, हमारा शंट मैग्नेट है, इसको क्या बोलते हैं, ये स्पिंडल होता है, स्पिंडल, यानी जिसपे क्या होती है, निडिल, स्पिंडल अच्छे से ले लेते हैं, स्पिंडल, इसको स्पिंडल बोलते हैं, यानी जिस पे निडिल, जिस रॉड पे निडिल लगी होती है उसको स्पिंडल बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, इसको सप्लाई के द्वारा, इसको सप्लाई से निकाल देते हैं, तो इसके सप्लाई के द्वारा क्या करते हैं, इसको मैग्नेटाइज कर देते हैं। मैग्नेटाइज करने के बाद ये जो एल्युमिनियम डिस्क है वो क्या होता है, इन दोनों मैग्नेट के बीच में क्या हो जाता है, मैग्नेट आने का फोर्स, इसके बीच में कुछ क्या होगा, अगर ये है दो मैग्नेट है उसके बीच में किसी कंडक्टर को रख दिया जाता है तो क्या होता है, उस पर एक तरह का फोर्स महसूस होने लगता है। ठीक है, तो ये अपने आप को क्या करता है, घुमाने लगता है। जब ये घुमाने लगेगा तो ये क्या करेगा, ज्वेल बेरिंग पे है इसलिए लगाया गया कि घूमने में क्या होगा, सहूलियत होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन लॉस, ये सब सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो क्या होगा, ये इसको घुमाने लगेगा। जब ये घुमाने लगेगा तो ज्वेल बेरिंग का इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि घुमाने में क्या होता है, बेरिंग क्या होता है, फ्रिक्शन को और कम करता है। जब ये घूमेगा तो उसके साथ क्या होगा, स्पिंडल घूमेगा, तो स्पिंडल के साथ क्या होगा, निडिल भी घूमेगा। और ये ब्रेक मैग्नेट का क्या क्या होता है, इसको जो एल्युमिनियम डिस्क है इसको क्या करता है, कंट्रोल में करता है। ठीक है, तो सिंपल कंस्ट्रक्शन ये बना हुआ था। चलिए, इतना कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट देखते हैं पॉइंट क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हटा देते हैं। ज्वेल बेरिंग याद रखिएगा, इसमें प्रयोग होता है, शंट ब्रेकिंग का प्रयोग होता है, स्पिंडल, शंट मैग्नेट, ये सब सारी चीज़ें। डिस्क किसकी लगी होती है, एल्युमिनियम की लगी होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, वैसे कंस्ट्रक्शन से सवाल पूछता नहीं है। चलिए, यह एक इंटीग्रेटिंग टाइप, यह एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, जो कि पहले ही हम लोग चार्ट बनाए थे तो उसमें दिख चुके थे। क्या है, यह एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये होता है। दूसरा क्या होता है, ये क्या कर देता है, यह एनर्जी को मापने का कार्य करता है। ठीक है, किसमें मापता है, यह एनर्जी किलो वाट आवर में मापता है। किसमें मापता है, किलो वाट आवर में क्या करेगा, ये नापेगा। ठीक है, कार्य सिद्धांत क्या होता है, सिंगल फेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी इसका नाम क्या है, इंडक्शन टाइप है। तो इंडक्शन टाइप है तो किस पे काम करेगा, केवल और केवल एसी पे करेगा, क्योंकि इंडक्शन प्रोसेस किस पे पॉसिबल है, केवल और केवल एसी पे, यानी एसी सप्लाई पर
कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, चलिए इसमें इंक डाल लेते, थोड़ा हल्का हो गया है। चलिए ये हो गया, इसी सप्लाई पे कार्य करता है। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, एक किसका प्रयोग होता है, एल्यूमिनियम डिस्क का प्रयोग होता है। ठीक है, एल्युमिनियम डिस्क का प्रयोग होता है। क्यों एल्युमिनियम का ही प्रयोग होता है और किसी डिस्क का क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या होते हैं, वजन में हल्के होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, वजन में हल्के होते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा भार भी क्या होता है, कम होता है, और जो फ्रिक्शन वाली चीज़ें होती हैं वो भी क्या हो जाती है, कम रहती है। ठीक है, इसमें अगर डैम्पिंग प्रयोग हो तो कौन सा प्रयोग होगा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, मीटर कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी मीटर कांस्टेंट एक पूछता है जिस पे सवाल बनते हैं। ठीक है, एक सवाल भी बता देंगे इस पे, एनर्जी मीटर कांस्टेंट बहुत पूछता है। एनर्जी मीटर कांस्टेंट को, एनर्जी मीटर कांस्टेंट को रिवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। लिख लीजिएगा क्या मतलब कि रट लीजिएगा अभी, रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर में दर्शाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सारे सबका निचोड़ क्या है, यही है। ठीक है, यानी ये क्या है, एनर्जी मीटर कांस्टेंट है। यानी देखते होंगे कि कोई एनर्जी मीटर, देखिए क्या होता है ना, कोई एनर्जी मीटर यानी एक जो एनालॉग देखे होंगे, यानी जो पुराने ज़माने में होगा वो लाल लाल घेरा घूमता रहता था, तो वो होता था एनर्जी मीटर को मतलब कनेक्ट करने से पहले या फिर कहीं सप्लायर को देने, कंज्यूमर को देने से पहले क्या होता था, वहाँ पर उसको रेटिंग दी जाती है कि अगर ये 700 चक्कर लगा लेगा तो 1 किलोवाट आवर खा लेगा। इसलिए क्या होता है, जब मोटर तेज़ी से, यानी जो हैवी मोटर लग जाते थे तो क्या होता है, वो भी तेज़ी से घूमने लगता था, क्योंकि एनर्जी मीटर क्या करेगा, तेज़ी से ऊर्जा खपत करके गिनेगा, तो क्या होगा, रोटेशन भी क्या होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए। तो इसलिए वो क्या करता था, अब जरूरी नहीं कि 700 हो, किसी मोटर का क्या होगा 1100 आरपीएम पे क्या होगा, 1100 रिवोल्यूशन कर लेगा तो 1 किलोवाट आवर खाएगा, किसी का 400 खा लेगा तो 1 किलोवाट आवर खाएगा। तो उसमें अंतर क्या रहता है कि जो 1100 वाला है उसको 1 किलोवाट आवर खाते खाते क्या कर लेना है, 1100 चक्कर लगा लेना है, और किसी को 400 चक्कर खाते खाते 1 किलोवाट आवर का एनर्जी खपत दिखा देना है। तो वो करते क्या थे, 400 वाला क्या होगा, थोड़ा धीमे घूमेगा, क्योंकि 1 किलोवाट आवर तो कांस्टेंट है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो थोड़ा धीमे धीमे घूम घूम के क्या करेगा, 400 चक्कर लगाएगा, तब 1 किलोवाट आवर खा लिया। अब 1100 को क्या करना है, उसी 1 किलोवाट आवर के लिए क्या करना है, 1100 चक्कर लगाने। तो वो करेगा क्या, जल्दी जल्दी करके अपना 1100 कंप्लीट कर लेगा और 1 किलोवाट आवर तक वो पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये होता था वहाँ पर, समझ में आया। तो देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो कैसे पूछेगा, एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर का कांस्टेंट लिख दे रहे हैं, एनर्जी मीटर कांस्टेंट, एनर्जी मीटर कांस्टेंट 800 है। ठीक है, सॉरी 800 है। ठीक है, तो
750 वाट तक की 750 वाट की ऊर्जा खपत पर चक्कर की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए ऐसे सवालों को क्या करना है, यानी पूछा कि अब अगर ये 750 वाट अगर कोई एनर्जी मीटर खा ले रहा है, यानी मोटर खा ले रहा है, तो उस समय पे कितने चक्कर हुई कंप्लीट हुआ होगा 750 वाट पे, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, हमको पता है ये कितना दिया है, एनर्जी मीटर कांस्टेंट 800 दिया है, यानी अगर हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, यानी अगर हमारा एनर्जी मीटर 1 किलोवाट आवर की ऊर्जा खा लेगा तो वो 800 चक्कर लगा लेगा। ठीक है, 800 चक्कर लगा लेगा। तो किसका पूछा है, इसको अगर 1000 में बदलेंगे तो यानी 1000 वाट आवर अगर एक करना है तो इसको 800 चक्कर लगाने। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, यानी कितने घंटे में, इसको 1 घंटा मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या पूछा है, 750 घंटा, 750 वाट के लिए पूछा है, कितने घंटे का समय लगेगा। अच्छा, संख्या लिख दी है क्या, घंटा लिख देते हैं। ठीक है, कितने घंटे की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1000 वाट था, 1 घंटे में 800 चक्कर लगाने पे 1000 वाट 1 घंटे के लिए खपत हो जा रहा है। तो 750 वाट के लिए लगाना है। ठीक है, तो अगर ये 800 है तो 750 के लिए क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा था, कम का पूछा है, तो कम का पूछा तो क्या होता है, नीचे बटे हो जाता है। ठीक है, तो आवर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 800 बटे कितना हो जाएगा, ये 750। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 1 6 बटे 1 5, ये समथिंग इतना आवर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी 750 घंटे लगाने में अब क्या करेगा, ये और धीमे धीमे थोड़ा चलने लगेगा, क्योंकि अब हम 1000 पे क्या 800 चक्कर लगवाने थे, अब हमको 750 पे कितने चक्कर लगवाने हैं, 800 चक्कर लगवाने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी तब क्या हो जाएगी, संख्या घंटे क्या हो जाएंगी और बढ़ जाएंगी पहले की अपेक्षा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल पूछा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए, ये एनर्जी मीटर सारी चीज़ें खत्म हो गई। ठीक है, सारी टाइप के एनर्जी मीटर से सारी चीज़ें खत्म हो गई। आई होप समझ में आया होगा, सिंगल फेज एनर्जी इंटीग्रेटिंग से सारे जितने भी थे, डैम्पिंग सारी चीज़ें क्लियर हो गई, AC DC किस पे काम करेगा। अब छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, हम लोग भी क्या है, ट्रांसड्यूसर ही है। ठीक है ना, क्या करते हैं, हमारा जो भोजन की ऊर्जा है वो क्या करते हैं, चलने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, दौड़ने में, सोने में, सांस लेने में, सारी चीज़ों में क्या कर देते हैं, ऊर्जा खपत कर दी। यानी भोजन वाली ऊर्जा किस में बदल देते हैं, सारी इन सब सारी चीज़ों में बदल देते हैं। यानी हम लोग भी क्या एक तरीके का ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर का सिंपल फॉर डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, यहाँ से सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ट्रांसड्यूसर CE ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, यदि कोई युक्ति एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलता है या परिवर्तित करता है, बदलता है, तो उस युक्ति को ट्रांसड्यूसर कहेंगे। ठीक है, ट्रांसड्यूसर कहेंगे। प्रकाश बल्ब हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, हमारे गाड़ी व्हीकल हो गए, सारी चीज़ें, रॉकेट हो गया, सब सारी चीज़ें जितनी भी क्या है वो सारे ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। यानी वो क्या करते हैं, एक फॉर्म की ऊर्जा को लेकर दूसरे फॉर्म की ऊर्जा में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ये सब सारे क्या चीज़ें होंगे, ट्रांसड्यूसर के सेंस में आते हैं। ठीक है, अब आगे हम इसके बारे में क्या देखेंगे, इसके टाइप कितने होते हैं, तो इसके टाइप के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके टाइप के बारे में देख लेते हैं, उसके टाइप कितने होते हैं। ठीक है, देखिए टाइप देखते हैं। टाइप तो वैसे कई टाइप के होंगे। पहला क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसड्यूसर,
एक्टिव यानी सक्रिय ट्रांसड्यूसर जिसको बोलते हैं, ठीक है, सक्रिय ट्रांसड्यूसर हो जाएंगे। टीडी लिख दे रहे हैं ना, ट्रांसड्यूसर समझ जाइएगा। एक्टिव ट्रांसड्यूसर। दूसरे क्या हो जाएंगे, पैसिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव यानी निष्क्रिय टीडी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज़ याद आ गया उसमें, एक उसमें होता है फ्रिक्शन एरर, ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको, कंपनसेटिंग एरर। उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं आप, दोनों साइड क्या करते हैं, जो इसमें लॉसेज होते हैं कंपनसेटिंग एरर में, उसको क्या करते हैं दूर करने के लिए, बोथ साइड क्या करते हैं सिमेट्रिकली, यानी ये एनर्जी मीटर का एल्यूमिनियम डिस्क तो इस साइड और इस साइड क्या करते हैं, दो छेद करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो कंपनसेशन एरर क्या हो जाता है, वो क्या होता है, दूर हो जाता है यानी हट जाता है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो दोनों साइड क्या कर देते हैं, एल्युमिनियम में के फॉइल में ड्रिल कर देते हैं। समझ में आया, वहाँ से एक क्वेश्चन छूट गया था तो वो बता दिया गया, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए क्योंकि पूछा जाता है। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर में क्या होगा, ऐसे ट्रांसड्यूसर जिसमें क्या होता है, हमें किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता न पड़े, अरे हाँ, बाहरी स्रोत की आवश्यकता न पड़े, हम खुद के ही एनर्जी से क्या कर लें, उसको कन्वर्ट कर लें, ठीक है। ऐसे ट्रांसड्यूसर जिसमें हमको क्या होता है, बाहरी की आवश्यकता, रिक्वायर एनी सप्लाई और मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और पैसे में क्या पड़ता है, हमको जरूरत पड़ेगी, यानी हमें बाहरी सप्लाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे बताए थे एक्टिव सर्किट, यानी एक्टिव सर्किट क्या है, उसमें खुद का सोर्स मौजूद है, उसको बाहर से सोर्स लेने की जरूरत नहीं है। और पैसिव सर्किट क्या होते थे, जिनको बाहर से जरूरत पड़ती थी सोर्स की, ठीक है, तो उनको क्या बोलते थे, पैसिव। तो एक्टिव मतलब वही सर्किट से अगर तुलना करें तो एक्टिव मतलब क्या है, उसके पास खुद की सप्लाई है ऊर्जा को एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में बदलने के लिए, उसे किसी बाहरी एक्टिव सोर्स की जरूरत नहीं है। और वही पैसिव में देखें तो इसे बाहरी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता पड़ती, ठीक है, यानी इसको क्या पड़ता है, पैसिव वाले को बाहर से लाने की क्या होती है, जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब जैसे थर्मोकपल है, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख दे एक्टिव का, एक्टिव जैसे क्या हो गया, थर्मोकपल, ठीक है। इसमें थर्मोकपल में क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, ये अपने आप क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा देना स्टार्ट कर देगा, यानी इसको बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी थर्मोकपल को, ठीक है, एक्टिव में। और यही पैसिव को देखें, पैसिव में क्या होगा, हमको बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे क्या होता है, स्ट्रेन गेज मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दाब डालने पे क्या होता है ना, दाब डालने पे क्या होता है, ये एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, यानी जो हम मैकेनिकल ऊर्जा दिए वो दूसरी ऊर्जा के फॉर्म में बदलता है, स्ट्रेन गेज का काम ये होता है। तो थर्मोकपल इसमें हो गया, पैसिव में क्या हो गया, स्ट्रेन गेज हो गया, ठीक है। तो सब सारी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अब देखिए ये बच गया, पहले किस में बता, एक्टिव और पैसिव में समझ में आ गया, इसको बाहरी सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती, इसको बाहरी सप्लाई की जरूरत पड़ती, यही सबसे इंपॉर्टेंट पूछेगा। एक्टिव ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं, जहाँ पे हमको बाहरी सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, पैसिव ट्रांसड्यूसर हमें बाहरी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। फिर दूसरा क्या आएगा, क्या जाएगा, दूसरे टाइप में लिखते हैं, इसको हटा के ये एक टाइप ये हो गया, ये टाइप पढ़ दें भी, ठीक है। और अगर दूसरे टाइप के जिक्र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर और इनवर्स ट्रांसड्यूसर एक होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर होता है, और एक क्या होता है, इनवर्स यानी व्युत्क्रम यानी उल्टा, ठीक है, इनवर्स यानी व्युत्क्रम या उल्टा, इनवर्स ट्रांसड्यूसर। इसमें क्या होता है, अब देखिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जिसमें क्या होता है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में बदल सकते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर हो जाता है, ठीक है। यानी आप किसी भी यांत्रिक लिख लेते हैं, यानी यांत्रिक या
किसी भी ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। अभी इनवर्स ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, अब इसमें क्या होगा, आप किसी भी विद्युत ऊर्जा को किसी भी ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं, यानी वैद्युत ऊर्जा को किसी भी ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं। यानी एक तरीके से एक्टिव ट्रांसड्यूसर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसड्यूसर की बात करें किसी भी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। यानी जनरेटर की बात करें वो क्या हुआ, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल दिया, हमारा विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। और यही इनवर्स ट्रांसड्यूसर की बात करें तो मोटर हो गया, ठीक है, विद्युत ऊर्जा किस में बदल दिया, यांत्रिक ऊर्जा में। या फिर बल्ब हो गया, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दिया, दूसरी ऊर्जा में बदल दिए। तो ये सब किसके क्या बोलते हैं, किसके एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के कौन हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा, और इनवर्स ट्रांसड्यूसर के कौन हो जाएगा, आपका ये मोटर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल भाषा में लिखता है पीजो इलेक्ट्रिक, एक होता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, बहुत पता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। ये क्या होता है कि आप आप इस पे क्या होता है, आप किसी भी इस पे प्रेशर डालेंगे या दबाव डालेंगे तो इसमें भी क्या हो जाए, एक परिवर्तन होता है। वही जो चेंज आता है वो चेंज कितना किसके बराबर होगा, जो विद्युत ऊर्जा में बदला रहेगा, उसको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। एक चीज और पूछता है पीजो इलेक्ट्रिक से, पीजो इलेक्ट्रिक किसका बना होता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल किसका बना होता है, बहुत पूछता है। पहला क्या होता है, क्वार्ट्ज, ठीक है, बेरियम, टाइटेनाइट, ठीक है, और क्या होता है, रोचले साल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत पूछता है, रोचले साल्ट, ROCHLLE, सॉल्ट, रोचले सॉल्ट। ठीक है, ये चार टाइप से क्या बनते हैं, हमारे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। क्या कि यही कि रोचले सॉल्ट किसके बने होते हैं, तो क्वार्ट्ज, बेरियम, टाइटेनाइट और रोचले सॉल्ट के बने होते हैं। कौन, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। यानी ये कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है ना, आप उसके हल्का सा भी क्या करेंगे, प्रेस डालेंगे, दबाव डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें एक तरीका का विद्युत वाहक बल क्या होगा, उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिकल में प्रयोग किया जाता है। समझ में आया, ये चीज़ होता है। चलिए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एक डिजिटल हो जाएगा, एक एनालॉग भी हो जाएगा। अगर दूसरी टाइप पे देखें तो क्या हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा और एक एनालॉग हो जाएगा। टाइप पूछता है अधिकतर। डिजिटल में क्या होगा, डिजिटल ट्रांसड्यूसर, टीडी लिख देना, डिजिटल ट्रांसड्यूसर और एनालॉग। एनालॉग का एग्जांपल दिए थे कल के, जैसे घड़ी या सुई होती है एनालॉग। दीवार घड़ी क्या होगी, अब एनालॉग में अभी तक भी एनालॉग ही में आ रहे हैं। ठीक है, अधिकतर। और डिजिटल क्या होता है, जो हमारी कलाई घड़ी होती है अधिकतर वो क्या होगा, डिजिटल में बदल गए, नंबर दिखते हैं। ठीक है, और एनालॉग में क्या होता है, सुइयाँ चल रही, गियर लगे हुए हैं अंदर, मोटर लगे हुए हैं। ठीक है, ये एनालॉग हो गया। तो डिजिटल ट्रांसड्यूसर में क्या होता है कि कोई भी ऊर्जा का रूप अगर डिजिटल सिग्नल में बदल जाए तो ऐसा करने वाले को क्या बोलेंगे, डिजिटल ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। और एनालॉग क्या होगा, कोई भी ऊर्जा का रूप अगर देख रहे हैं गलती हो जा रही है, अगर एनालॉग सिग्नल में
बदल जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे एनालॉग ट्रांसड्यूसर के रूप में काउंट करेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालॉग और डिजिटल तीन तरीके से बांटे, एक एक्टिव बांटे, इनवर्स बांटे, एक्टिव बांटे, पैसिव बांटे, इलेक्ट्रिकल बांटे, इनवर्स बांटे, ठीक है, डिजिटल बांटे, एनालॉग बांटे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसड्यूसर, ठीक है ना। अब देखिए इसको हटा देते हैं। एक कभी कभी पूछता है गेज फैक्टर का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है। गेज फैक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए एक अच्छा चलिए पहले देख लेते हैं गेज फैक्टर। गेज फैक्टर डायरेक्ट एग्जामों में आता है GUAGE गेज फैक्टर। गेज फैक्टर बराबर होता है del R अपॉन R इंटू del L अपॉन L। यानी अगर उसके शेप में यानी लंबाई में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके रेसिस्टेंस में कितना परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि रेसिस्टेंस में परिवर्तन आएगा तो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहले 50 ओम पे क्या हो रहा था, कोई करंट नहीं आ रही थी, मगर जैसे रेसिस्टेंस लेंथ का मान कम ज़्यादा किए तो रेसिस्टेंस का मान बढ़ने घटने लगा, तो हो सकता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट भी हो जाए और बंद भी हो जाए। तो क्या हुआ, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या हुआ, बंद होने या चालू होने का काम होने लगे, तो वो भी क्या हुआ, एक तरीके का ट्रांसड्यूसर का काम करने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए गेज फैक्टर का मान क्या होता है, del R अपॉन R अपॉन del L अपॉन L। del मतलब क्या होता है, चेंज इन रेसिस्टेंस। del का मतलब क्या होता है, चेंज यानी परिवर्तन, ठीक है। जब लंबाई L थी तो रेसिस्टेंस L था, जब लंबाई में परिवर्तन हुआ तो रेसिस्टेंस के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये वो चीज़ है, ठीक है, चेंज है यानी परिवर्तन है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, परिवर्तन ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है LVDT। LVDT क्या होता है, सिंपल इसका यूज़ पूछते हैं कि LVDT का फुल फॉर्म बताओ और इसका यूज़ बताओ कहाँ होता है, वो भी ट्रांसड्यूसर में ही आता है। और एक होता है थर्मिस्टर। देखिए थर्मिस्टर क्या होता है ना, थर्मिस्टर यानी थर्मिस्टर दो नाम से बना हुआ है, हल्का सा आइडिया दे रहे हैं। वैसे सिंपल पूछेगा थर्मिस्टर क्या है, ट्रांसड्यूसर है, मगर इसका आइडिया बता दे रहे हैं। थर्मिस्टर यानी थर्म प्लस रेसिस्टर। थर्म मतलब क्या होता है, थर्मल, थर्मल मतलब ताप, ताप मीन्स गर्मी, रेसिस्टर मतलब प्रतिरोध, जानते हैं, यानी गर्मी पड़ने पे प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, उसको थर्मिस्टर बोलते हैं। तो क्या होता है, देखिए याद रखिएगा, थर्मिस्टर पे अगर थर्मिस्टर कोई उपकरण है रेसिस्टेंस की तरह, मान लीजिए रेसिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर, उसके साथ थर्मिस्टर होता है। तो थर्मिस्टर का क्या होता है, कहीं इस पर ताप बढ़ता है ना, तो इस उपकरण का यानी ये जो डिवाइस लगी हुई है इसका प्रतिरोध घटता है, ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं, NTC यानी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। यानी ताप बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध का मान घटेगा, जब प्रतिरोध का मान घटेगा तो अपने आप क्या कर देगा, करंट बढ़ाना या करंट बनाना या भी प्रवाहित करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो थर्मिस्टर का काम ये होता है, ठीक है। वैसे क्या है, सिंपल भाषा में ट्रांसड्यूसर ही है, ठीक है, क्योंकि ताप पड़ा तो दूसरे ऊर्जा के फॉर्म में बदला रेसिस्टेंस कम करके, ठीक है, एक ऊर्जा को दूसरे रूप में बदला। अब पूछता है क्या, LVDT। LVDT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत पूछता है, ठीक है। तो LVDT का फुल फॉर्म देखते हैं पहले, LVDT, इसका क्या होता है, लीनियर, क्या होता है, लीनियर, फुल फॉर्म बताइए इसका क्या होगा, अगर देखेंगे तो लीनियर वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर होता है, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, LVDT का लीनियर वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका अगर काम की बात करें तो इसका काम क्या क्या होता है देखते हैं। अगर यहाँ पे इसका काम की बात करें तो इसका काम क्या क्या हो सकता है, तो लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो अगर डिफरेंशियल की बात करेंगे तो ये देखिए पहले क्या है, डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट लिख दिए क्या, डिफरेंशियल होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज का एक्सेलरेशन मापने का काम होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण मापने का काम होता है, ठीक है। त्वरण मापता है और क्या करता है, ये सारी जो हॉल इफेक्ट ये सब सारी चीजें होती हैं
इसे कौन देखता है? LVDT, ये सब सारी चीज़ें देखती हैं। देखिए इसका प्रिंसिपल कैसा होता है, यह सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है। जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कार्य करता है उसी तरह ये भी कार्य करता है, ठीक है। अब इस पर ये जब काम करता है तो इसका क्या होता है, स्केल कैसी होती है? लीनियर बनती है, लीनियर स्केल, या सिंपल भाषा में यूनिफॉर्म स्केल प्राप्त होता है, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट याद हो रहा है तो हमको बताएं, हमको इतना ही याद आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और क्या मेजर करता है? इस एक्सेलरेशन सब सारी चीज़ें होगा इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और छूट गई, यह डिस्प्लेसमेंट भी क्विक डिस्प्लेसमेंट को, यानी जल्दी से, जो जल्दी डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी क्षण भर के लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको भी मापने का काम ये करता है, ठीक है। क्योंकि प्रेशर डालें तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना क्षण भर के लिए, उस चीज़ को, जैसे सोखता है, सोखता क्या होगा, हल्का सा प्रेशर डाले क्षण भर के लिए, फिर छोड़ो तो वापस हो गया, तो उस सब के लिए जो विस्थापन हुआ है उसको मापने का भी क्या करता है, यानी क्विक, फिर क्विक का नाम सुने होंगे ना, जल्दी चिपकाने का काम करता है, तो क्विक वहाँ से लिया गया। क्विक डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, यानी विस्थापन मापता है, ठीक है। तो देखिए ट्रांसड्यूसर हमारे खत्म हो गया और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे सारे एनर्जी मीटर खत्म हो गए। सारे पॉइंटों को लिखवाया गया, इतना पढ़ लेंगे तो एक भी पॉइंट बाहर से छूटने वाला नहीं है, ठीक है, ये गारंटी है। तो इसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, तो अच्छे से पढ़ना है वही कि अब इसको क्या कर देगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना होगा उतने नहीं समझ में, बार बार रिपीट करके देखिए। देखिए ऑनलाइन का यही फायदा है ना, या फिर जो वीडियो मिल रही है कि आप क्या कर सकते हैं, उसको बार बार रिपीट कर करके देख सकते हैं, तो इसका लाभ उठाइएगा। और ये वीडियो यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन पहले ही बोलने के क्या है, अपलोडेड वीडियो है, ठीक है। इसको अच्छा फायदा इसका उठाइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।